काशीपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव के एक कोने में एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी, जिसमें हरिया अपनी पत्नी सुनीता और नन्हे से बेटे अर्जुन के साथ रहता था। हरिया का जीवन भले ही गरीबी में था, पर वो बहुत मेहनती था। वो रोज सुबह सुबह ताजी सब्जियां इकट्ठा करता और उन्हें ठेले पर रखकर गांव की गलियों में घर घर जाकर बेचता था, जिससे उसके छोटे से परिवार का गुजारा होता था। उस गांव में शहर से एक सेठ अक्सर आता था और गांव वालों का अनाज खरीदता था, और गांव वाले उस ठाकुर को ही अपना अनाज बेचते थे। एक दिन ठाकुर को उस गांव में ही शाम हो जाती है। वो सोचता है, क्या करूं? आज तो हिसाब किताब में बहुत देर हो गई और समय का पता ही नहीं चला। अगर मैं अब शहर के लिए निकलूंगा तो अंधेरा होने की वजह से रास्ते में बहुत मुश्किल होगी। मुझे लगता है कि आज रात मुझे इसी गांव में कहीं रुक जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि मैं किसके घर ठहरूं? वैसे तो ज्यादातर गांव वाले मेरे जान पहचान के ही हैं। अक्सर मैं इन्हीं से अनाज खरीदता हूँ। लेकिन अगर मैं इनमें से किसी किसान के घर रुका तो उनके भाव बढ़ जाएंगे। ये किसी का एहसान लेने जैसा होगा और अगली बार मुझे उनसे अनाज महंगा खरीदना पड़ेगा। नहीं, इन किसानों से ज्यादा जान पहचान बढ़ाना व्यापार के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ठाकुर बलदेव अभी यही सब सोच रहे थे कि तभी वहां से हरिया गुजर रहा था। ठाकुर को रास्ते में अकेला खड़ा देख हरिया उनके पास गया और बड़े आदर से बोला, अरे ठाकुर जी, आप तो शहर वाले सेठ जी हो ना? आप अभी तक शहर नहीं गए? अब तो बहुत शाम हो गई है और कुछ ही देर में रात का अंधेरा छा जाएगा। आपको तो काफी पहले निकल जाना चाहिए था। क्या बात है ठाकुर जी, आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? क्या कोई परेशानी है? मुझे लगता है मुझे इस हरिया की ही मदद लेनी चाहिए। वैसे भी ये तो सब्जी बेचता है, इससे मेरा व्यापार का कोई लेना देना नहीं है। इससे मदद मांगूंगा तो इसके बदले में ये मुझसे कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि इसके पास तो खेत ही नहीं है। इसके घर रुकना सबसे सुरक्षित रहेगा। मेरा काम भी निकल जाएगा और खर्चा भी नहीं। हाँ हरिया भाई, देखो ना, बहुत शाम हो गई है। मैं वही सोच रहा था कि इतनी रात गए शहर जाना सही नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास धन भी है। रास्ते में चोर लुटेरों का डर लगा रहता है, पर समझ नहीं आ रहा कि किससे मदद मांगूं। मुझे किसी को तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता, इसलिए सोचा कि गांव की किसी कोने में ही रात काट लूंगा। अरे नहीं ठाकुर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो हमारे मेहमान जैसे हैं। आप एक काम करिए, मेरे ही घर चलिए। आज की रात आप हमारे यहाँ आराम से रुक जाइए और कल सुबह होते ही अपने शहर चले जाना। हमारे घर में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बेझिझक चलिए। नहीं हरिया, तुमने इतना कह दिया, मेरे लिए यही काफी है। मैं बेवजह तुम्हारे परिवार को परेशानी में नहीं डालना चाहता। तुम्हारा भी तो छोटा सा परिवार है ना। शायद तुम्हारी पत्नी को मेरा वहां रुकना अच्छा ना लगे, इसलिए रहने दो भाई, मैं यहीं कहीं गुजारा कर लूंगा। आप सुनीता की फिक्र मत करिए, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारा घर छोटा है पर 2 कमरे हैं। आप एक कमरे में आराम से सो जाना और मैं अपने परिवार के साथ दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। आप हमारे साथ चलिए, हमें आपकी सेवा करके बहुत खुशी होगी। अब आप और मना मत कीजिए। अच्छा ठीक है हरिया, अब तुम इतना ज्यादा आग्रह कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तुम्हारा तो मुझसे कोई व्यापारिक लेना देना भी नहीं है, फिर भी तुमने एक अनजाने की इतनी मदद की। सचमुच तुम जैसे नेक दिल इंसान आज के समय में बहुत कम मिलते हैं। हरिया ठाकुर बलदेव को लेकर अपने घर पहुंचता है और सुनीता को सारी बात समझाता है। सुनीता भी एक दयालु महिला थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ठाकुर का स्वागत किया। जी ठीक है, कोई बात नहीं। अतिथि की सेवा करना तो हमारा धर्म है। वैसे भी रात के समय किसी अजनबी का बाहर रुकना सही नहीं होता। आपने उन्हें घर लाकर बहुत अच्छा किया। मैं अभी खाना बनाने ही जा रही थी। ठाकुर जी के लिए भी गर्मा गर्म भोजन तैयार कर देती हूँ। वो काफी थके हुए लग रहे हैं। सुनीता ने बड़े प्रेम से भोजन बनाया
और सबने साथ मिलकर खाना खाया। भोजन के बाद ठाकुर बलदेव को सोने के लिए अलग कमरा दे दिया गया। सुबह होते ही ठाकुर ने विदा ली। अच्छा हरिया भाई, अब मुझे निकलना चाहिए। दिन चढ़ते ही व्यापार की भीड़ बढ़ जाती है और शहर में मेरे इंतजार में कई लोग खड़े होंगे। तुम्हारी मेहमान नवाजी वाकई काबिले तारीफ थी। इस टूटी झोपड़ी में भी तुमने मुझे राजाओं जैसा सुख देने की कोशिश की। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ठाकुर साहब, ये तो हमारा फर्ज था। आप जैसे बड़े आदमी के कदम हमारे घर पड़े, हमारी झोपड़ी तो इसी से पवित्र हो गई। आपने हमारे हाथ का रूखा सूखा खाया, यही हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। अब आप जाइए और आराम से जाना। ठाकुर वहां से चला जाता है और फिर ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। ठाकुर फिर से गांव में अनाज खरीदने के लिए आता है। उस दिन भी उसे शाम हो जाती है तो ठाकुर सोचता है, एक काम करता हूं, हरिया के घर ही चला जाता हूं। मुफ्त का खाना भी मिल जाता है और रात भर रहने का भी इंतजाम हो जाता है। कल सुबह चला जाऊंगा और वैसे भी हरिया मुझे मना नहीं करेगा। यही सोचकर ठाकुर हरिया के घर जाता है। हरिया, मुझे आज देरी हो गई है। क्या मैं आज रात के लिए तुम्हारे घर रुक सकता हूं? हाँ हाँ ठाकुर जी, क्यों नहीं, आप रुक सकते हैं। आइए ना, आप भीतर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं। उस दिन भी सुनीता ठाकुर के लिए खाना बनाती है और ठाकुर खाना खाकर बड़ी ही आराम से सो जाता है। और दूसरे दिन निकल जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगता है। अब ठाकुर बलदेव ने अपने रहने का ठिकाना हरिया के घर को ही बना लिया था। अब तो वो सीधे सीधे हरिया के घर जाने लगा। एक दिन ऐसे ही ठाकुर बलदेव हरिया के घर आकर बोलता है, अरे ओ हरिया, कहाँ हो भाई? देखो, आज फिर काम के चक्कर में बहुत देर हो गई और भूख के मारे मेरा बुरा हाल है। अपनी पत्नी से कहो कि जल्दी से मेरे लिए बढ़िया सा भोजन तैयार कर दे और मेरे सोने का बिस्तर भी लगा दे। आज मैं यहीं विश्राम करूंगा। जी ठाकुर जी, आप बैठिए, मैं अभी सुनीता से कहता हूं, वो रसोई में ही है। आप हाथ मुंह धोकर आराम करिए, भोजन बस थोड़ी ही देर में तैयार हो जाएगा। आखिर आप शहर से चलकर आए हैं, थक गए होंगे। हरिया अपनी पत्नी से कहता है तो सुनीता बोलती है, ये क्या है जी, अब ये तो हर बार हमारे घर आने लगे। हमारा घर क्या कोई धर्मशाला है? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, पहले ही हम जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, ऊपर से ये ठाकुर आए दिन आ जाता है। ये नहीं कि हमारी थोड़ी मदद कर दे, थोड़ा बहुत अनाज हमें दे दे। सुनीता, जरा धीरे बोलो, वो सुन लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जाने दो ना, उन्हें जरूरत है। बेचारे व्यापार करने हमारे गांव में आते हैं। उनका तो शहर में बहुत बड़ा घर है, लेकिन फिर भी वो हमारे घर पर ठहरते हैं। उनकी मजबूरी है सुनीता, नहीं तो हमारे घर पर क्यों ठहरते? लेकिन नहीं, मुझे लगता है ठाकुर ने जानबूझकर हमारा घर चुना है ताकि उनको घाटा ना हो और मुफ्त में इनका काम बन जाए। गांव में और भी तो घर हैं और बहुत सारे लोग तो इससे व्यापार करते हैं, अपना अनाज बेचते हैं। ये उन लोगों के घर जाकर क्यों नहीं रुकते? बार बार ये हमारे घर क्यों आ जाते हैं, जबकि हमारा तो उनसे कोई लेन देन भी नहीं है। तुम उनके बारे में ऐसा मत सोचो। जब मैंने उन्हें पहली बार घर आने के लिए कहा था तो वो मना कर रहे थे। वो खुद नहीं आना चाहते थे। वो तो मैं ही था जो जबरदस्ती उन्हें हमारे घर ले आया। वो तो बाहर ही रुक रहे थे। अब तुम ही बोलो सुनीता, अच्छा लगता है क्या? आप भी ना, बाहर रुक रहे थे तो रुकने देते,
वो कौन सा आपके रिश्ते में है जो बार बार उन्हें घर पर लेकर आते हो? और अब तो वो पूछना भी जरूरी नहीं समझते, सीधे सीधे आ जाते हैं जैसे कि उनका ही घर है। ये तो कोई बात नहीं हुई। छोड़ो ना सुनीता, वो कौन सा रोज रोज हमारे घर आते हैं? कभी कभी देर हो जाती है तो आ जाते हैं। हाँ, भी क्या बोले जा रहे हो? कितने दिन हो गए वो हमारे घर न जाने कितनी बार आ चुके हैं। अब ये तो हमेशा का ही हो गया है। आपसे कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है। आप तो अपनी ही चलाएंगे ना। जाइए, आप बाहर जाकर उनके पास बैठिए। सुनीता खाना बनाने लगती है। उसके बाद वो ठाकुर खाना खाकर फिर से आराम से सो जाता है और सुबह होते ही निकल जाता है। समय के साथ घर के हालात बिगड़ने लगी। एक दिन सुनीता ने हरिया को पास बिठाया और भविष्य की चिंता जताते हुए एक नई योजना उसके सामने रखी। सुनीता का मन अब ठाकुर की असलियत परखने का था। सुनिए जी, हमें अर्जुन के भविष्य के बारे में सोचना होगा। गांव में सब्जी बेचकर हमारा गुजारा नहीं हो रहा। यहाँ लोग सब्जियां कम खरीदते हैं। क्यों ना आप शहर जाकर सब्जियां बेचें? वहां ताजी सब्जियों के अच्छे दाम मिलते हैं और मुनाफा भी ज्यादा होगा। हमें अपनी गरीबी दूर करने के लिए ये कदम उठाना ही होगा। विचार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। शहर में बिक्री भी ज्यादा होगी, ये मैं भी जानता हूं। पर एक समस्या है, शहर यहां से बहुत दूर है। अगर लौटते समय देर हो गई तो मैं रात में कहां रुकूंगा? शहर में तो मेरी कोई जान पहचान भी नहीं है, वहां का रास्ता भी अनजान है। अरे, आप भी क्या बात करते हैं? जान पहचान क्यों नहीं है? वो ठाकुर बलदेव जी है ना, वो तो आपके बड़े मित्र बनते हैं और अक्सर हमारे घर आकर ठहरते हैं। आप शहर जाकर उन्हीं के घर रुक जाइएगा। मुझे भी तो पता चले कि वो ठाकुर जी अपने घर में आपको कितनी जगह देते हैं। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। ठाकुर जी तो शहर के बड़े व्यापारी हैं। वो तो मुझे देखते ही खुशी से गले लगा लेंगे। उन्होंने कितनी बार कहा है कि तुम बहुत नेक दिल हो। मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरी खूब खातिरदारी करेंगे। आखिर हमने भी तो उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आप बहुत भोले हैं जी, आप दुनियादारी नहीं समझते। मुझे तो पूरा यकीन है कि वो आपको अपने दरवाजे के अंदर भी नहीं घुसने देंगे। लोग जब अपना काम निकालना होता है तो बहुत मीठे बनते हैं, पर वक्त आने पर पहचानते तक नहीं। देख लेना, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर आपको भगा देंगे। नहीं सुनीता, तुम ठाकुर जी को गलत समझ रही हो। देखना, मैं शहर जाऊंगा और उन्हीं के घर ठहरूंगा। वो अपनी दोस्ती निभाना जानते हैं। तुम बस कल के लिए मेरी सब्जी की टोकरी तैयार कर देना। मैं कल सुबह ही शहर के लिए निकल जाऊंगा और तुम्हारे इस शक को गलत साबित कर दूंगा। अगले दिन हरिया बड़े उत्साह के साथ सब्जियां लेकर शहर पहुंचता है। उम्मीद के मुताबिक उसकी सारी सब्जियां ऊंचे दामों पर बिक जाती हैं। सुनीता ने सही कहा था। अच्छा हो गया जो मैं शहर में सब्जियां बेचने आ गया। गांव में तो कोई सब्जियां खरीदता ही नहीं है, लेकिन सचमुच शहर के लोग तो बहुत सब्जियां खरीदते हैं। अब मैं ऐसे ही शहर आकर सब्जियां बेचूंगा, बहुत अच्छा मुनाफा होने लगेगा। लेकिन अब तो शाम होने को आई है, मुझे ठाकुर जी के घर जाना होगा। कल सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। हरिया ठाकुर बलदेव के घर जाता है तो बाहर गेट पर खड़ा आदमी यानी रामू उसे रोकता है और बोलता है, ओए, कौन है तू? यहाँ क्या खड़ा है? देख नहीं रहा, ये शहर के सबसे बड़े व्यापारी ठाकुर बलदेव जी की हवेली है। यहाँ कचरा फेंकना या भीख मांगना मना है। चल चल जल्दी से यहाँ से रफू चक्कर हो जा, वरना ठीक नहीं होगा। अरे भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं कोई भिखारी नहीं हूं। मेरा नाम हरिया है और मैं काशीपुर गांव से आया हूं। ठाकुर जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वो अक्सर मेरे घर आकर रुकते हैं। बस उन्हीं से मिलने आया हूं। कृपया करके उन्हें बता दीजिए कि उनका मित्र हरिया आया है। क्या? ठाकुर जी और तेरे जैसे फटेहाल सब्जी वाले की दोस्ती? लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, या फिर तू बहुत बड़ा झूठा है।
खैर तू यहीं रुक, मैं अंदर जाकर पूछता हूँ। पर याद रखना, अगर ठाकुर जी ने तुझे नहीं पहचाना तो तुझे जेल भिजवा दूंगा। रामू अंदर जाकर सेठ ठाकुर बलदेव से बोलता है। माफ कीजिएगा ठाकुर जी, बाहर गेट पर एक बदहाल सा आदमी खड़ा है। अपना नाम हरिया बता रहा है और कह रहा है कि वो काशीपुर से आया है। वो आपसे मिलने की जिद कर रहा है और कह रहा है कि वो आपका बहुत करीबी मित्र है। क्या उसे अंदर आने दूं या धक्के मारकर बाहर निकाल दूं? क्या वो हरिया यहाँ तक पहुँच गया? उस नीच की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? सुनो रामू, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, पर उसे अंदर लाने की कोई जरूरत नहीं है। उससे कह दो कि ठाकुर साहब घर पर नहीं है और उनकी पत्नी सुमित्रा घर में अकेली है। उसे बाहर से ही भगा दो। सुन भाई, मैंने कहा था ना कि जिद मत कर। ठाकुर साहब घर पर नहीं है और मेम साहब अकेली हैं, इसलिए तुम अंदर नहीं जा सकते। अब चुपचाप यहां से चले जाओ। ठाकुर जी को तुम जैसे लोगों से मिलने की कोई फुर्सत नहीं है। चलो अपना रास्ता नापो। भाई साहब, आप शायद ठीक से बता नहीं पाए। उन्हें फिर से कहिए कि मैं वही हरिया हूं जिसके घर वो घंटों बैठकर बातें करते थे, जिसके हाथ का बना खाना वो मजे से खाते थे। आज मुझे उनकी जरूरत है। मैं शहर में नया हूं, बस एक रात उनके घर के किसी कोने में रुकना चाहता हूं। रामू फिर से अंदर जाता है। ठाकुर भड़क जाता है। बेवकूफ रामू, तुझे एक बार में समझ नहीं आता। उसे जाकर साफ साफ कह दे कि यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खुली है। वो एक मामूली सब्जी बेचने वाला गरीब भिखारी है। उसकी औकात नहीं है मेरे आलीशान घर में कदम रखने की। ऐसे भूखे नंगे लोगों को मैं अपने घर के साए में भी खड़ा नहीं करना चाहता। उसे धक्के मारकर बाहर निकाल। देखो भाई, मुझे बुरा लग रहा है, पर सच ये है कि ठाकुर साहब अंदर ही हैं और उन्होंने ही तुम्हें गालियां देकर भगाने को कहा है। इन बड़े लोगों की दुनिया बहुत अलग होती है। ये लोग मतलब के लिए हाथ जोड़ते हैं और काम निकल जाने पर पहचानते तक नहीं। तुम जैसे सीधे लोग इनके झांसे में आ जाते हो। अब यहां रुकने का कोई फायदा नहीं। अपना सम्मान बचाओ और चले जाओ। नहीं भाई साहब, ये नहीं हो सकता। आपसे जरूर कोई बड़ी गलती हुई है। शायद आपने मेरा नाम ठीक से नहीं बताया। मैं वही हरिया हूँ जिसके घर ठाकुर साहब ने कई दिन गुजारे थे, जिसकी चटाई पर वो सोए थे और जिसके हाथ की रोटियां उन्होंने बड़े स्वाद से खाई थीं। आप एक बार फिर जाइए, वो मुझे कभी मना नहीं कर सकते। ये बेचारा कितना भोला है। इसे लग रहा है कि रोटियां खिलाने से अमीर लोग दोस्त बन जाते हैं। इसे कैसे समझाऊं कि ठाकुर साहब अंदर बैठकर इसका मजाक उड़ा रहे हैं। पर मुझे अपनी नौकरी भी बचानी है। अगर ये यहां से नहीं गया तो मालिक मुझ पर गर्म होंगे। मुझे थोड़ा सख्त होना ही पड़ेगा। देखो हरिया, सीधे शब्दों में समझ जाओ। ठाकुर साहब ने कहा है कि उनका घर कोई धर्मशाला नहीं है जहां हर कोई मुंह उठाकर चला है। उन्होंने तुम्हें भिखारी और सब्जी वाला कहकर पुकारा है। अब अपनी इज्जत बचाओ और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझे जबरदस्ती धक्का देकर तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। बड़े लोगों की दुनिया अलग होती है भाई, यहाँ तुम जैसों की कोई जगह नहीं। भिखारी? उन्होंने मुझे भिखारी कहा? जिस इंसान की मैंने तन मन से सेवा की, उसने मेरी गरीबी का ऐसा मजाक उड़ाया। भाई साहब, मुझे उनके महल में नहीं रहना, पर इस अनजान शहर में इस अंधेरी रात में मैं अपनी ये टोकरी लेकर कहाँ जाऊंगा? क्या ठाकुर साहब को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया? क्या वो भूल गए कि जब वो रास्ते पर खड़े थे तब इसी भिखारी ने उन्हें सहारा दिया था? उसका भरोसा सिर्फ ठाकुर बलदेव पर से नहीं, बल्कि इंसानियत पर से उठ गया था। वो खुद को कोस रहा था कि उसने सुनीता की बात क्यों नहीं मानी। भाई हरिया, रुक जाओ, मुझे माफ करना। अंदर मुझे मालिक के सामने सख्त होना पड़ा, वरना मेरी नौकरी चली जाती। पर मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा कि तुम्हें इस हाल में सड़क पर छोड़ दूं। ये लो मेरी पानी की सुराही। मेरा घर पास ही एक छोटी सी बस्ती में है। आज की रात तो मेरे यहाँ रुक जाओ। जो रूखा सूखा मेरे पास है हम मिल बांट कर खा लेंगे। इन पत्थर दिल अमीरों के भरोसे मत रहो। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं, उसके दिल से होती है।
ठाकुर साहब के पास इतना बड़ा महल है पर उसमें एक इंसान के लिए जगह नहीं, और आपके पास एक छोटा सा कमरा है पर उसमें पूरी दुनिया समा सकती है। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं समझ गया हूं कि सुनीता क्यों ठाकुर साहब पर शक करती थी। हरिया भाई, शहर में चेहरे बहुत हैं पर इंसान बहुत कम। ठाकुर जैसे लोग सिर्फ अपनी तिजोरी भरना जानते हैं। उन्हें किसी के जज्बातों से कोई लेना देना नहीं होता। चलो अब कल सुबह सूरज निकलते ही तुम अपने गांव लौट जाना और दोबारा कभी इन जैसे लोगों पर भरोसा मत करना। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है, आज नहीं तो कल। अगली सुबह जब हरिया चंदनपुर पहुंचा तो उसके चेहरे पर वो पुरानी चमक नहीं थी। उसका मन कड़वी यादों से भरा था। सुनीता ने हरिया को दूर से ही देख लिया था और वो समझ गई थी कि शहर में क्या हुआ होगा। कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गई हूँ। आपकी ये सूजी हुई आंखें और ये झुका हुआ सिर सब बयां कर रहा है। ठाकुर साहब ने आपको अपनी हवेली के अंदर पैर भी नहीं रखने दिया होगा, है ना? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये बड़े लोग सिर्फ अपना काम निकलवाना जानते हैं, पर आपने मेरी एक न सुनी और अपना अपमान करवाने शहर पहुंच गए। अब तो आपको चैन मिल गया होगा। हाँ सुनीता, तू सही थी और मैं ही मूर्ख था। मैं ठाकुर की मीठी बातों को सच मान बैठा। उसने मुझे भिखारी कहा सुनीता। जिस हाथ से मैंने उसे रोटियां दी, उसी हाथ को उसने अपनी हवेली छूने से मना कर दिया। आज मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है, पर अब और नहीं। अब मैं मर जाऊंगा पर कभी किसी अमीर के दरवाजे पर मदद की भीख नहीं मांगूंगा। हम अपनी गरीबी में ही सुखी थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और ठाकुर बलदेव फिर से अनाज खरीदने काशीपुर आया। शाम हुई तो उसे फिर वही लालच जागा कि हरिया के घर मुफ्त का खाना और बिस्तर मिल जाएगा। वो बिना किसी शर्म के हरिया के दरवाजे पर पहुंच गया। अरे ओ हरिया, कहाँ हो भाई? देखो आज फिर मुझे काम में बहुत देरी हो गई है। अपनी पत्नी से कहो कि जल्दी से मेरे लिए खाना बनवा दे और सोने का इंतजाम भी कर दे। बहुत थकान हो रही है। जल्दी से भीतर बुलाओ और मेरा स्वागत करो। बेटा अर्जुन, बाहर जाओ और उस ठाकुर से वही कह दो जो उसने मुझसे शहर में कहा था। कह दो कि तुम्हारे पिताजी घर पर नहीं हैं और तुम्हारी माँ घर में अकेली हैं। उसे आज पता चलना चाहिए कि ठुकराए जाने का दर्द क्या होता है। सेठ जी, मेरे पिताजी घर पर नहीं हैं और मेरी माँ अकेली है, इसलिए आप यहाँ नहीं रुक सकते। आप कहीं और जाकर अपना इंतजाम कर लीजिए। यहाँ अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। आप अभी के अभी यहाँ से चले जाइए। क्या ये मामूली सा लड़का मुझे मना कर रहा है? अरे ओ हरिया, बाहर निकल। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे अपने घर में रुकने से मना करे? क्या तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ? सुनीता, देखो तुम्हारा बेटा क्या बोल रहा है। क्या यही संस्कार दिए हैं इसे? नीच कहीं के, तुझे अब जरा भी शर्म नहीं आती? जब मेरा पति तेरे दरवाजे पर आया था तब तुझे अपनी पत्नी के अकेले होने का बहाना याद आया था ना? आज हमें भी वही याद आ रहा है। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है। निकल यहाँ से। आइंदा यहाँ पैर भी मत रखना, वरना पूरे गांव को बुलाकर तेरी असलियत बता दूंगी। ठाकुर बलदेव गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। अपमान का बदला लेने की आग उसके मन में सुलगने लगी। ऐसे ही कुछ दिन शांति से गुजरे। एक सुबह हरिया और सुनीता ने पास के एक बड़े गांव में काम के सिलसिले में जाने की योजना बनाई। उन्हें क्या पता था कि ये उनकी जीवन की आखिरी सुबह होने वाली है। बेटा अर्जुन, आज मैं और तुम्हारी माँ पास वाले गांव जा रहे हैं। वहां कुछ काम है, शायद लौटते लौटते शाम हो जाए। मैंने सुनीता से कहकर तुम्हारे लिए दोपहर का खाना ढकवा दिया है। तुम घर से बाहर मत जाना और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना। शाम को लौटते समय मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीजें लेकर आऊंगा। पिताजी, क्या आप दोनों का जाना जरूरी है? आज मेरा मन कह रहा है कि आप घर पर ही रुक जाइए। मुझे अकेले घर में अच्छा नहीं लगेगा। आप शाम को जल्दी आ जाना। और माँ, आप मेरे लिए वो गुड़ वाली पट्टी भी लेके आना जो आपने पिछले हफ्ते खिलाई थी।
मेरे प्यारे बेटे, बस आज की ही तो बात है, हम जल्दी लौट आएंगे। तुम अब बड़े हो रहे हो, बहादुर बनो। घर का दरवाजा अंदर से बंद रखना और किसी अजनबी के लिए मत खोलना। अब हमें निकलना होगा, अपना बहुत ख्याल रखना मेरे लाल। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। बस स्टैंड तक पहुंचने में भी वक्त लगेगा। तुम उदास मत हो, जैसे ही सूरज ढलेगा हम घर की चौखट पर होंगे। अपनी माँ की बात मानना और शरारत मत करना। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। सूरज ढल चुका था, पर हरिया और सुनीता नहीं लौटे थे। अर्जुन बार बार गांव की मुख्य सड़क की ओर देख रहा था। तभी गांव का एक व्यक्ति, माधव, हांफते हुए और बुरी तरह घबराया हुआ अर्जुन के घर की ओर दौड़ता हुआ आया। अर्जुन, ओ अर्जुन, बेटा बहुत बुरा अनर्थ हो गया है। जिस बस में हरिया भाई और सुनीता बहन शहर से लौट रहे थे, उस बस का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है। पहाड़ी मोड़ पर बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गई और पलटने के बाद उसमें भयंकर आग लग गई। माधव चाचा, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे मम्मी और पापा तो बस आने ही वाले होंगे। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो शाम तक लौट आएंगे। आग लग गई, मतलब वो ठीक तो है ना? आप चुप क्यों हैं चाचा? मुझे बताइए कि वो कहाँ हैं? बेटा, मैं ये कैसे कहूं? उस बस में सवार एक भी यात्री जीवित नहीं बचा। आग इतनी भीषण थी कि किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। गांव के लोग वहां गए थे, पर सब कुछ खत्म हो चुका है। अब इस दुनिया में तुम्हारे माता पिता नहीं रहे अर्जुन। भगवान ने बहुत बड़ा अन्याय किया है तुम्हारे साथ। कुछ दिन बीत गए। ठाकुर बलदेव जब दोबारा काशीपुर आया तो उसे इस हादसे की खबर मिली। पर ठाकुर के मन में दुख नहीं, बल्कि एक शैतानी लालच पैदा हुआ। उसे लगा कि हरिया का घर और जमीन अब लावारिस है। अगर वो अर्जुन को अपने जाल में फंसा ले तो वो उस पूरी संपत्ति का मालिक बन सकता है। वाह, ये तो भगवान ने मेरा रास्ता साफ कर दिया। वो हरिया और उसकी पत्नी रास्ते से हट गए। अब उस घर और जमीन पर मेरा हक होगा। बस उस लड़के अर्जुन को किसी तरह अपनी बातों में फंसाना होगा। इसे शहर ले जाकर अपना बेटा बताने का नाटक करूंगा और फिर चुपके से उस जमीन के कागजों पर इसके अंगूठे लगवा लूंगा। इसे क्या पता कि ठाकुर बलदेव की नजर कहां है। मुझे इस बच्चे को देखकर बहुत रोना आ रहा है। भगवान भी कितना कठोर दिल है। इस छोटे से बच्चे पर जरा भी दया नहीं आई। इतनी छोटी उम्र में बेचारा अनाथ हो गया। हरिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हमारी दोस्ती के नाते मैं इस बच्चे को मेरे साथ ले जाना चाहता हूं। बेटा अर्जुन, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता हूं। बेटा, मेरा बहुत बड़ा घर है और मेरी कोई संतान नहीं है। मैं तुम्हें अपने बेटे के रूप में स्वीकार करता हूं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राजा की तरह रखूंगा बेटा। गांव वाले और मासूम अर्जुन ठाकुर की मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। अर्जुन खुशी खुशी उसके साथ शहर चला जाता है। लेकिन शहर पहुंचते ही ठाकुर की पत्नी सुमित्रा उसे देखकर भड़क जाती है। ठाकुर, ये किस भिखारी को उठाकर ले आए हो? इसकी हालत देखी है? कौन है ये लड़का? अरे सुमित्रा, ये लड़का हरिया का लड़का है। हरिया और उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रहे और उस गांव में हरिया का एक घर है जिस पर मेरी कब से नजर है। मैं उस गांव में जब भी व्यापार करने जाता हूं, मेरे ठहरने के लिए वो घर मुझे चाहिए। और तो और मैं उस जमीन पर भी व्यापार कर सकता हूं। वहां पर मैं अपने गोदाम बनवा सकता हूं और उसके लिए मुझे इस अर्जुन को वहां से निकालना था, इसलिए मैं उसे अपने पास लेकर आया। तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हारे लिए मुफ्त का नौकर लेकर आया हूं। ये जीवन भर हमारी गुलामी करेगा, वो भी मुफ्त में। तुम्हें जो काम इससे करवाना है तुम करवा सकती हो और इसे हमें कभी तनख्वाह देनी भी नहीं पड़ेगी। ये हमारे लिए मुफ्त का नौकर है, ऐसा ही समझो। क्या बात कर रहे हो? मुझे ये लड़का मेरे घर में नहीं चाहिए। हमारी एक लड़की है, वो इसके साथ रहेगी तो वो भी इसके जैसी बन जाएगी।
मैं अपनी बेटी के ऊपर इसकी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। ये देहाती और गवार है, हमारी बच्ची भी इसके साथ रहकर ऐसी ही हो जाएगी। इसकी और हमारे बच्चे की कोई बराबरी नहीं है, मैं इसे घर में नहीं रहने दूंगी। लेकिन मैं क्या करूं? ये बच्चा वहीं रह रहा था। मैं गांव वालों से झूठ बोलकर इसे यहां लेकर आया हूं। अगर मैं इसे यहां नहीं रखा तो वो घर मेरा कभी नहीं हो पाएगा, और मुझे किसी भी हालत में वो घर और वो जमीन चाहिए। तुम सोच नहीं सकती सुमित्रा, इससे हमारा बहुत फायदा हो सकता है। अगर आपको वो घर ही चाहिए तो इस बच्चे को यहाँ रखने की क्या जरूरत है? इसे कहीं बाहर छोड़ाओ। सुमित्रा, ये बात मेरे दिमाग में आई थी, लेकिन ये बच्चा गांव का बच्चा है, देहाती है, बेवकूफ नहीं है, ये बहुत होशियार है। अगर मैं इसे कहीं छोड़कर आ गया तो ये कैसे ना कैसे अपने घर तक पहुंच ही जाएगा और गांव वालों को मेरी सच्चाई भी बता देगा। मैं इसे कहीं भी छोड़ नहीं सकता। आप एक काम कीजिए, इस बच्चे के हाथ पैर बांधकर इसे जंगल में फेंकाइए। वो अपने हाथ पैर खोलकर तो वहां से भाग नहीं सकता ना, और तो और जंगल में जंगली जानवर बहुत होते हैं, वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसका काम तमाम कर देंगे। हाँ सुमित्रा, तुम सही कह रही हो, मैं ऐसा ही करता हूं। अर्जुन, तुम्हें ना गांव में तुम्हारी नानी बुला रही है, चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूं। अर्जुन अपनी नानी का नाम सुनकर बहुत खुश हो जाता है और ठाकुर के साथ निकल पड़ता है। जंगल में ले जाकर ठाकुर उसे रस्सी से बांध देता है और मरने के लिए छोड़ देता है। तभी वहां से शहर का रईस धनी राम गुजरता है। अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे? और तुम्हें किसने बांधा? रुको, मैं तुम्हें अभी खोलता हूं। अब बताओ बेटा, तुम्हारी ये हालत किसने की? तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरे माँ बाप नहीं हैं, वो मर चुके हैं। मुझे एक सेठ जी झूठ बोलकर मेरे घर से यहाँ लेकर आए थे। उन्होंने मुझे यहाँ लाकर बहुत मारा और पेड़ से बांध दिया। मैं नहीं जानता वो कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है। मैंने कभी उनसे उनका नाम नहीं पूछा। वो गांव में हमारे घर में आते रहते थे, बस मुझे इतना ही पता है। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरी कोई संतान नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है मानो ईश्वर ने मेरी सुन ली। बेटा, मुझे एक संतान की जरूरत है। मेरे पास सब कुछ है बेटा, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। मेरी पत्नी की भी यही इच्छा है कि हमारा भी एक बेटा हो, लेकिन बेटा, हमारा बेटा हो पाना असंभव है। हम कभी माँ बाप नहीं बन सकते, वो तुम नहीं समझोगे बेटा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज अगर तुम मिले हो तो इसके पीछे जरूर ईश्वर की कोई लीला है। नहीं सेठ जी, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। वो सेठ जी भी मुझे यही बोलकर घर ले गए थे कि बेटा बनाऊंगा, और घर पर जाकर देखा तो उनकी एक बेटी पहले से थी। उन्होंने गांव में झूठ बोला कि उनके कोई संतान नहीं है। आप भी झूठ बोल रहे हो। आप भी घर ले जाकर मुझे मारोगे और मुझे कहीं फेंक दोगे। अगर मुझे तुम्हें मारना ही था तो मैं यहां आकर तुम्हें खोलता नहीं ना। तुम डरो मत बेटा, मैं उसके जैसा नहीं हूं। तुम एक बार मेरे घर पर तो चलो, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा। मेरा घर बहुत बड़ा है, तुम वहां चलकर तो देखो, तुम अपने सारे गम भूल जाओगे। अर्जुन धनीराम पर भरोसा कर लेता है। घर पहुंचते ही कमला उसे देखकर निहाल हो जाती है। धनीराम उसे सारी सच्चाई बताता है। ईश्वर ने मेरी सुन ली। हमें तो कभी संतान नहीं हो सकते, लेकिन उस दिन जो हमारे घर बाबा आए थे, उन्होंने हमें कहा था कि हमें तो जीवन भर कभी संतान नहीं होगी, लेकिन बहुत जल्द हमें हमारा वारिस मिलेगा। मुझे लगता है वो इसी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ कमला, मुझे भी यही लगता है। बेटा अर्जुन, तुम्हें ये घर कैसा लगा? तुम यहाँ पर हमारे साथ रहोगे ना? हाँ सेठ जी, ये घर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। तुम ये सेठ जी कहना बंद करो। आज से तुम हमारे बेटे हो। ये तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारा पिता। आज से तुम हमें सेठ और सेठानी नहीं, माता पिता कहकर ही बुलाओगे। सालों बीत जाते हैं और अर्जुन अब एक शक्तिशाली युवा बन चुका है।
वो अपने गांव काशीपुर जाता है और देखता है कि उसके घर की जगह ठाकुर बलदेव का बड़ा गोदाम बना है। वो सब समझ जाता है और घर लौटकर धनीराम को सब बताता है। धनीराम उसे बदला लेने का एक तरीका बताता है। अच्छा, तो ये बात है। मैं उस ठाकुर बलदेव को अच्छी तरह से जानता हूं। बहुत ही घटिया आदमी है और एक नंबर का लालची आदमी है। तुम फिक्र मत करो, तुम उसे ऐसा सबक सिखाना कि वो जिंदगी भर याद रखे। उसे अपने व्यापार का बहुत घमंड है ना, तुम उसका घमंड चकनाचूर करोगे। उसका अहंकार तोड़ने का एक ही उपाय है। उसकी एक बेटी है, तुम उससे शादी कर लो। जब उसे पता चलेगा कि उसके पिता की सच्चाई क्या है तो उसकी बेटी उससे नफरत करने लगेगी। कोई भी बाप अपनी औलाद की नफरत सह नहीं सकता। उसका घमंड और अहंकार उसी दिन चकनाचूर होगा जब उसकी खुद की औलाद उसका मुंह देखना भी पसंद नहीं करेगी। पिताजी, मैं उसकी बेटी से शादी कैसे करूंगा? मैं उसे जानता तक नहीं। अरे, तुम फिक्र क्यों करते हो बेटा? तुम धनीराम के बेटे हो और वो ठाकुर बलदेव एक नंबर का लालची आदमी है। जब हम उसके घर रिश्ता भेजेंगे तो वो मना नहीं कर पाएगा। धनीराम अर्जुन को लेकर ठाकुर के घर जाता है। ठाकुर जैसे ही शहर के सबसे बड़े सेठ को अपने घर देखता है, खुशी से पागल हो जाता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरे घर पर आए हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी बेटी को आप स्वीकार कर रहे हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतने बड़े घर में मेरी बेटी का रिश्ता होगा। मेरी बेटी बहुत नसीब वाली है जो आपके घर की बहू बनने वाली है। वो तुरंत अपनी बेटी की शादी अर्जुन से कर देता है। शादी हो जाती है। अर्जुन अपनी पत्नी को बहुत प्यार से रखता है और उसका दिल जीत लेता है। एक दिन वो उसे ठाकुर बलदेव की सारी सच्चाई बता देता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पिताजी इतना घटिया काम कर सकते हैं। उन्होंने आपकी जान लेने की कोशिश की और वो भी आपके घर के लिए। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। मेरी नजर में वो खूनी है। मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद अपने पिताजी का कभी मुंह नहीं देखूंगी। एक दिन ठाकुर बलदेव सेठ धनीराम के घर पहुंचता है और अर्जुन से बड़े प्यार से बात करता है। दामाद जी, मेरी बेटी कहाँ है? मैं उससे मिलने आया हूँ। कौन सी बेटी? किसकी बेटी? यहाँ तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी पत्नी रहती है और मेरी पत्नी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो तुम्हारा मुंह तक देखना नहीं चाहती। ये आप क्या कह रहे हैं दामाद जी? सच कह रहा हूं। और जब तुम्हारी बेटी ही तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहती तो मेरा भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं। मैं तुम्हारा कोई दामाद नहीं। भूल जाओ अपनी बेटी को और निकल जाओ यहां से। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरी बेटी मेरा मुंह तक देखना नहीं चाहती? याद करो 15 साल पहले तुमने क्या किया था। याद करो तुमने हरिया के साथ क्या किया था। याद करो तुमने उसके बेटे के साथ क्या किया था। ये सब बातें आप कैसे जानते? क्योंकि ठाकुर बलदेव, मैं ही हरिया का बेटा अर्जुन हूं। तुम इतने लालची और घटिया निकलोगे मैंने नहीं सोचा था। तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की और मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ाए। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें नहीं मिलेगी? तुमने ये सब मेरी जमीन और मेरे घर के लिए किया था ना। आइंदा मेरी जमीन और घर पर पैर रखा तो तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। ठाकुर बलदेव पूरी तरह हिल जाता है और घर जाकर टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने लालच में सब कुछ खो दिया है। सुमित्रा, ये मेरे कर्मों की सजा है जो आज मेरी बेटी मेरा मुंह तक देखना नहीं चाहती। मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं। आज मैंने अपनी बच्ची को खो दिया। आज मेरी बच्ची मुझे पिता कहने में शर्मा रही है। आज मेरा घमंड पूरी तरह से टूट चुका है। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूं सुमित्रा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे ठाकुर बलदेव ने चंद जमीन के टुकड़ों और एक मामूली घर के लालच में आकर अपनी इंसानियत बेच दी। उसने उस हरिया को धोखा दिया जिसने उसे अपना भाई माना, और उस मासूम अर्जुन की जान लेने की कोशिश की जिसे उसने अपना बेटा कहा था। पर समय का पहिया जब घूमता है तो हिसाब बराबर कर ही देता है। ठाकुर ने सोचा था कि वो जमीन हड़प कर अमीर बन जाएगा, लेकिन अंत में उसने अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपनी ही बेटी का प्यार और सम्मान खो दिया।
आज वो अपनी ही नजरों में गिर चुका है और पश्चाताप की आग में जल रहा है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। लालच एक ऐसा दलदल है जिसमें इंसान जितना धंसता है उतना ही अपना वजूद खो देता है। किसी को सताकर या किसी का हक मारकर पाई गई दौलत कभी सुख नहीं देती। याद रखिएगा, कर्मा लौटकर जरूर आता है। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। इसलिए नेक बनिए और दूसरों की मदद करिए, क्योंकि अंत में हमारे साथ सिर्फ हमारे अच्छे कर्म ही जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। आपका साथ हमें और भी मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देता है। तो सब्सक्राइब करके हमें और ज्यादा मेहनत करने का हौसला दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।